तो दोस्तों तो आज हम लोग करेंगे ये मिनी मॉक जो कि एसएससी जीडी मिनी मॉक ये जीएस का है। और ये 8 जनवरी वाला है। तो इसमें हम मेरा अभी 6 सही हुआ है और इतना गलत हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन सम्मेलन में शामिल हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुआ था। और यहाँ पे और भी इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। तो फुल सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा है जो G20 समूह का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 का जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। इसकी थीम था एकजुटता समानता और स्थिरता, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इसमें बोला जाता है सॉलिडेरिटी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और भारत की प्रतिनिधित्व यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और यूएई जो कि दुबई यहाँ पे COP28 जो कि 2023 में आयोजित हुआ था। और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यहाँ पे 2024 का G20 शिखर सम्मिलित हुआ था। और उदिस अबाबा जो कि इथियोपिया अफ्रीका संघ का मुख्यालय है। और इसका जो RW एग्जाम बूस्टर है तो RW एग्जाम बूस्टर यहाँ देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। और यहाँ एशियाई वित्तीय संकट के बाद ये हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए सदस्य G20 का होता है 19 देश होता है। और एक यूरोपीय संघ होता है और एक अफ्रीकी संघ होता है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में शामिल थे। और 2024 के सम्मेलन में ब्राजील रियो डी जेनेरियो था। उसका 2023 का सम्मेलन में भारत जो कि नई दिल्ली जो कि थीम था इसका वासुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसका मतलब है 2026 का सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा जो कि यूएसए प्रस्तावित में है। और 2000 G20 के कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास का यहाँ पे उद्देश्य है। और ट्रोइका वर्तमान पिछला अगला अध्यक्ष मिलकर एजेंडा तय करते हैं। और अफ्रीकी संघ जो कि 55 सदस्य देश और इसका मुख्यालय यहाँ पे अदिस अबाबा है। अब भारत ने अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो कि GBA लॉन्च किया है। और G20 सचिवालय नहीं होता है और अध्यक्षता रोटेशन में बदलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये उरुग्वे हो जाएगा। ये पता था लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। इसका देखिए और फुल इसका सॉल्यूशन। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे द्वारा आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। और इसमें कुल 13 टीम ने भाग लिया था। और ब्राजील ने सबसे अधिक 5 बार विश्व कप जीता था। और फ्रांस ने 1498 और 1418 में जीता। और इटली ने 4 बार जीता जो कि 1934, 1938, 1982 और यहाँ पे 2006 का खिताब जीता था। और यहाँ पे 2022 का विश्व कप कतर में हुआ जिसे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। तो 2022 का विश्व कप कतर में हुआ था जिसको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। तो RW एग्जाम बूस्टर फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था पेरिस में। और मुख्यालय इसका हो जाएगा ज्यूरिच। और उसके बाद स्विट्जरलैंड। 2026 विश्व कप मेजबान जो कि अमेरिका मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से किया था। और 2023 का फीफा विश्व कप में मेजबानी मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन संयुक्त रूप से करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 का मेजबानी सऊदी अरबिया करेगा। और महिला फीफा विश्व कप 2023 विजेता स्पेन इंग्लैंड को हराया। और संतोष ट्रॉफी भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ट्रॉफी है। और फुटबॉल मैच का अवधि यहाँ पर 90 मिनट जो कि 45-45 के 2 हाफ मिनट होते हैं। मतलब 45-45 मतलब 2 स्लॉट होते हैं। सुनील छेत्री भारत के सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद का उत्पादन का श्रेय संबंधित है। तो ये एपीकल्चर हो जाएगा। और फुल सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन और शहद पालन से संबंधित है। और सेरीकल्चर यहाँ पे काष्ठीय पेड़ों वन संवर्धन के खेती और प्रबंधन। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बागवानी फसलों जैसे
फल, सब्जी और फूल का यहाँ पे होता है। फूल के अध्ययन से जुड़ा होता है। और सेरीकल्चर जो कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन का विज्ञान है। तो आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर यहाँ देख लेते हैं। पिसिकल्चर जो कि मत्स्य पालन, विटीकल्चर जो कि यहाँ पे अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, पोमोलॉजी यहाँ पे फलों की अध्ययन, और यहाँ पे वर्मीकल्चर यहाँ पे केचुए पालन, एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पे पानी में बिना मिट्टी के पौधे उगाना, श्वेत क्रांति जिसको दुग्ध उत्पादन, और नीली क्रांति जिसको मत्स्य उत्पादन यहाँ पे है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अशोक स्तंभ जो कि अशोकास लायन कैपिटल और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधारित दिए गए कथनों पर आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन सही है। जो कि कथन 1 में दिया हुआ है, यहाँ पे मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार में कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ यहाँ पे सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी का आकार का कमल हटाया गया है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और यहाँ पे फुल सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो अभी हम लोग किए हैं, तो इसका आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते होता है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब प्रतीक में जानवर होता है, शेर होता है, हाथी होता है। मतलब प्रतीक में जानवर कौन कौन है, तो इसमें शेर हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पर शेर शक्ति को दर्शाता है, हाथी पूर्व और घोड़ा पश्चिम गति, और बैल यहाँ पे दक्षिण और मेहनत दर्शाता है। और चक्र यहाँ पे धर्म चक्र जो कि 24 तिल्लिया है और तिरंगे में भी है। और यहाँ पे अशोक जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक बिंदुसार के पुत्र थे। कलिंग युद्ध यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद अशोक ने धर्म अपनाया। और सांची की स्तूप अशोक द्वारा निर्मित हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अशोक के अभिलेखों की लिपि जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आरामाइक था, जो कि 4 यहाँ पे लिपि है, जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आरामाइक। और उसका बाद जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, जो कि 1837 में है। और इसका अशोक का मतलब यहाँ पे अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, तो ये जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। प्रिंसेप सारनाथ जो कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि धर्म चरिवर्तन यहाँ पे दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 5 ईयर प्लान फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो पंचवर्षीय योजना सरकार के अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। इसका फुल सॉल्यूशन, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की निर्देशित और नियंत्रण करने का एक साधन है, और इसलिए यह सरकार को दीर्घकालिक हस्तक्षेप जो कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट इंटरवेंशन की सुविधा देती है। भारत में पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की ढांचे में लागू की गई है, लेकिन मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी निवेश पर था, न कि निजी हस्तक्षेप। और इसका ए में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह पूरी तरह बाजार उन्मुख गतिविधियों पर ना ही यह हमेशा केवल तृतीय क्षेत्र, तो ये सब कृषि और दूसरी उद्योग की केंद्र थी। तो इसका बाद आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देखते हैं। तो आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर पंचवर्षीय योजना का अवधारण सोवियत संघ रूस से लिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक हेरोड-डोमल मॉडल जो कि कृषि पर जोर किया गया था, ये हेरोड-डोमल मॉडल पे बेस्ड था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक है, ये महालनोबिस मॉडल पर ये मतलब आधारित था। और इसका फोकस था भारी उद्योग। और योजना आयोग का गठन यहाँ पे 15 मार्च 1950 में हुआ था। और अब नीति आयोग का इसका मतलब योजना आयोग का जगह में इसको नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है, तो ये 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। योजना अवकाश जो कि प्लान हॉलिडे यहाँ पे 1966 से 1969 तक सूखा और युद्ध के कारण यहाँ पे रोका गया था। उसका बाद 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। गरीबी हटाओ का नारा 5 वर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 1980 के बीच था, जो कि जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था।
और राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी भी बोलते हैं, इसको 1952 में गठित किया गया था और योजनाओं का अंतिम मंजूरी यही देता है। तो यहाँ पे यूएनडीसी, यहाँ पे एनडीसी हो जाएगा, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग की दैर्घ्य जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, जो कि आवृत्ति दिया हुआ है फोकस ये एफ, जो कि 5 फ्रीक्वेंसी होगा 5 के एच जेड, जो कि 5000 होता है। और तरंग दैर्घ्य जो कि लैम्डा होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका मीटर में यहाँ पे करेंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा। और दूरी 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि 1500 मीटर। तरंग की चाल यहाँ पे इसका निकालने के लिए यहाँ पे होता है एफ इंटू लैम्डा यहाँ पे होता है। और उसके बाद इसका भी हो जाएगा, जो कि तरंग की चाल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो 5000 इंटू 0.06 इंटू इक्वल आपका यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल होता है, तो ये 1500 यहाँ पे हो जाएगा दूरी, और 300 इसका चाल हो जाएगा 300 मीटर पर 300 सेकेंड। यहाँ पे उसका बाद टोटल इसका हो जाएगा 5 सेकेंड, और उत्तर इसका सही है 5 सेकेंड। और इसका डब्ल्यू एग्जाम बूस्टर देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होता है। निर्वात जो कि वैक्यूम में ध्वनि निर्वात के में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि की चाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। और हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि टेम्परेचर इसका पूछा जाएगा तो 20 डिग्री पर सेल्सियस होगा। और उसका श्रव्य सीमा जो कि होता है, जो कि ऑडिएबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और अपश्रवण जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, वो 20,000 से कम। और इसको सुनने वाला जानवर होता है, जो कि हाथी व्हेल सुन सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड इसको कहते हैं। तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि 20,000 से ज़्यादा होता है, तो इसको सुन सकता है चमगादड़, और सोनार में उपयोग होता है इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी, मैक संख्या वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल यहाँ पे होता है, वो सुपरसोनिक गति मापने के लिए। उसका सोनार जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि पानी के नीचे वस्तुओं की पता लगाने में होता है। और प्रतिध्वनि जो कि इको बोलते हैं इसको, तो ध्वनि का परिवर्तन के कारण सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान का एक विशेषता नहीं है। तो ये बाइकर्मल लेजिस्लेचर हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका ये नहीं है। तो द्विसदनीय विधायिका जिसको बाइकर्मल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, तो ये संघीय व्यवस्था जो कि फेडरल फीचर्स की विशेषता है, और न कि एकात्मक यूनिटरी संघीय व्यवस्था। तो ये में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों को शक्तियों का विभाजन होता है। अक्सर द्विसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा और राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए होती है। और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र को मजबूत बनाती है, इसलिए ये एकात्मक विशेषता है। और इसका आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर देखते हैं। तो भारतीय संविधान जो कि अर्ध संघीय जो कि क्वासी फेडरल के सीवियर कथन है। और एकात्मक विशेषताएं जो कि एकल नागरिकता, आपातकाल प्रावधान, और एकीकृत न्यायपालिका जो कि अखिल भारतीय सेवा, जो कि यहाँ पे ये सशक्त केंद्र है। और संघीय विशेषताएं जो कि लिखित संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, सूची प्रणाली, और स्वतंत्रता। न्यायपालिका द्विसदनीय है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ, और यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये आपका केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। और अवशिष्ट शक्तियां जो कि रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं, तो ये केंद्र के पास कनाडा से लिया गया है। और 7वीं अनुसूची जो कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन दिया गया है। द्विसदनीय राज्य जो कि 6 राज्य जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और उसका तेलंगाना, ये सब इसमें एमएलसी भी लागू होता है, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और संसद जो कि राष्ट्रपति, और लोकसभा, राज्यसभा, ये
तीनों इसमें संसद कहलाता है। जैसे कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जो कि आत्मकथा एकात्मता एकात्मता की ओर झुकाव, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following was the co-winner of Bharat Ratna in Lata Mangeshkar in the year 2001? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ प्रसिद्ध शहनाई वादक जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और रविशंकर को 1999 में, भीमसेन जोशी को 2008 में और आशा भोसले को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था। और बिस्मिल्लाह खान के चारों शीर्ष जो कि नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री चारों मिले हैं। किनको? तो ये आपका बिस्मिल्लाह खान को चारों मिल चुके हैं। और एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देखते हैं, तो आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देखते हैं। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और स्थापना इसका 1954 में हुआ था। पहले प्राप्तकर्ता इसका था सी राजा गोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसको सीवी रमन भी कहते हैं। और एमएस सुब्बलक्ष्मी 1998 में मिला था इनको। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हो जाएगा एमएस सुब्बलक्ष्मी। और उसका बाद सचिन तेंदुलकर 2014 में सबसे युवा और पहले खिलाड़ी जो कि भारत रत्न प्राप्त किए थे। 2024 में भारत रत्न जो कि कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, इन लोगों को मिला था 2024 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने से शहनाई वादक थे। लता मंगेशकर स्वर कोकिला नाम से जानी जाती है। और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। और एक वर्ष में अधिकतम वर्ष भारत रत्न 3, लेकिन यहाँ पे 2024 में अपवाद स्वरूप 5 दिए गए हैं। एक वर्ष में 3 ही दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 2024 में 5 दिए गए हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, तो ये लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे जो कि 1966 में मिला था। विदेशी प्राप्तकर्ता जिसको भारत रत्न मिला था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा जो कि 1987, और नेल्सन मंडेला जो कि 1990 में मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान इनको मिला था 1987 में, और नेल्सन मंडेला को मिला था यहाँ पे 1990 में। नेक्स्ट, तो अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको एनडीबी का नाम सदस्य कब बना? तो ये मई 2025 में बना। तो अल्जीरिया जो कि एनडीबी का यहाँ पे मेंबर मई 2025 में बना। अल्जीरिया जो कि आधिकारिक तौर पर मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। और एनडीबी को ब्रिक्स बैंक का नाम से भी जाना जाता है। और अल्जीरिया के शामिल होने से बैंक का अफ्रीकी महाद्वीप में विस्तार हुआ। और एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों में जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका द्वारा बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाएं के वित्त पोषण के लिए किया गया था। और आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देखते हैं, तो ये आरडब्ल्यू एग्जाम एनडीबी की स्थापना 2014 में हुआ था जो कि फोर्टोलेजा शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। और मुख्यालय इसका संघाई हो जाएगा जो कि चीन में है। और पहले अध्यक्ष के यहाँ केवी कामत जो कि भारत के थे। और वर्तमान अध्यक्ष है दिलफा रूसेफ जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे। और आपका सदस्य देश यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रिक्स देश जो कि बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे, बल्गेरिया, यहाँ पे ब्रिक्स के सभी देश जो कि ब्रिक्स में कौन कौन देश आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के देश हो गए। और बांग्लादेश ब्रिक्स के साथ प्लस बांग्लादेश, यूएई और यहाँ पे इसके बाद मिस्र और उरुग्वे और अल्जीरिया, इन सभी यहाँ पे मेंबर्स हो गए हैं। अब ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्रिक के रूप में हुआ था, BRIC के रूप में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तो इसका ब्रिक्स नाम हो गया। अल्जीरिया की राजधानी कौन है? तो अल्जियर्स हो जाएगा। अल्जीरिया की मुद्रा जो कि अल्जीरियाई दिनार हो जाएगा। एनडीबी का उद्देश्य जो कि विश्व बैंक और IMF का विकल्प प्रदान करना हो जाएगा। और एनडीबी की अधिकृत पूंजी जो कि $100 बिलियन है। तो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिगो पियास ने किया था। और फुल सॉल्यूशन देखते हैं। डोमिगो पियास एक पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय जो कि 1509 से 1529 तक शासनकाल में लगभग 1520 से 22 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा किया था। और उसने एक वृत्तांत क्रोनिका डॉस रिस डी बिस्नागा में विजयनगर की भव्यता का वर्णन किया था। और निकोला डी कैंटी जो कि इटली देवराय प्रथम के समय में आया था। और लुडोविको बर्थमा जो कि इटली का था, वो 1502 से 1508 के बीच में आया था। और अठानासियस निकितन जो कि रूस का है, वो बहमनी साम्राज्य के टाइम में आया था, जिसका महमूद शाह तृतीय के समय आया था। और यहाँ पे आरडब्ल्यू एग्जाम पोस्टर, कृष्णदेवराय जो कि तुलव वंश के शासक जो कि आंध्र भोज की उपाधि था। और इसका अमुक्त मालदया जो कि यहाँ पे तेलुगु, और जम्बवती जो कि कल्याणम जो कि संस्कृत कृष्णदेव की रचनाएं हुआ था। जो कि यहाँ पे देखिए अमुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु भाषा में यहाँ पे किया गया था। और जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में कृष्णदेवराय की रचनाएं हैं। और अष्टदिग्गज इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि जो कि तेनालीराम उनमें से एक थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 कवि। और उसके बाद हजारा राम मंदिर जो कि एक विठल स्वामी मंदिर है, और कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। और हम्पी जो कि कर्नाटक की विजयनगर की राजधानी है, और अब यूनेस्को विश्व धरोहर है। और राक्षस तंगरी जो कि तालीकोटा का युद्ध यहाँ पे 1565 विजयनगर का पतन यहाँ पे था। तो ये कौन सा हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध, इसको राक्षस तंगरी भी कहते हैं। और विदेशी यात्रा, और यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जो कि फारस से थे, और ये फारसी थे, और ये देवराय द्वितीय के समय आया था। नूनिज जो कि पुर्तगाली थे, ये अच्युत देवराय द्वारा के समय आया था। और बारबोसा जो कि पुर्तगाली थे, ये कृष्ण देवराय के समय आया था। और इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तरायण नाम हो जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति का उत्तरायण नाम से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। ये सूर्य में मकर राशि में प्रवेश के और उत्तर दिशा में और बढ़ने का प्रतीक है। गुजरात में यह त्यौहार पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है। और 1989 में गुजरात सरकार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन करती आ रही है, 1989 से। और उसके बाद आरडब्ल्यू एग्जाम पोस्टर देखते हैं। मकर संक्रांति का अन्य नाम यहाँ देख लेते हैं, जो कि पोंगल, ये तमिलनाडु में होता है, 4 दिनों के लिए होता है। माघ बिहू जिसको भोगाली बिहू भी कहते हैं, वो असम में होता है। लोहड़ी जो कि पंजाब, जो कि मकर संक्रांति का 1 दिन पहले होता है। और खिचड़ी जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। उसका बाद पौष संक्रांति जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। और सुग्गी जिसको कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन जो कि उत्तरायण होता है, और दिन बड़े होने लगते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है, 12 साल में एक बार होता है। और इसका चार जगह पे होता है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जो कि 12 साल में एक बार होता है। छठ पूजा बिहार के सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा सूर्य देवता के लिए होता है। ओनम केरल जो कि राजा महाबली की याद में नौका दौड़ाया जाता है, ओनम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला वाला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुटाइरिक एसिड, जो कि यहाँ पे देखिए दिए गए सूत्र जो कि CH3 CH2 CH2 CO2 और CH, यहाँ पे कुल 4 कार्बन परमाणु है। और IUPAC नामकरण के मुताबिक 4 कार्बन की श्रृंखला को बुटेन कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक की समूह जो कि -COH के लिए
आइक एसिड प्रत्यय लगता है और अतः इसका नाम ब्यूटाइरिक अम्ल जो कि एसिड कहते हैं और बुटाइनिक अम्ल है। और ये आपका मिथाइनिक जो कि एक कार्बन माइनस HCOOH इथोनिक और 2 कार्बन CH3COOH प्रोपाइनिक और 3 कार्बन C2H5COOH बुटाइनिक अम्ल जो कि मक्खन बटर खराब होने के दुर्गंध के कारण होता है। तो RW एग्जाम बूस्टर यहाँ देख लेते हैं। तो RW एग्जाम बूस्टर यहाँ पे है फॉर्मिक अम्ल जो कि मिथाइनिक अम्ल होता है और चींटी और मधुमक्खी के डंकों में होता है और इसी अम्ल के कारण, इसी एसिड के कारण चींटी और मधुमक्खी काटने के बाद जलन होता है। एसिटिक एसिड जो कि एथोनिक अम्ल होता है और इसको सिरका जो कि विनेगर में 5 से 8% पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो कि खट्टा दूध और दही में मिलता है और मांसपेशियों में थकान का कारण भी यही है। और सिट्रिक अम्ल जो कि खट्टे फल में पाए जाते हैं और टार्टारिक अम्ल जो कि इमली और अंगूर में पाए जाते हैं और ऑक्सैलिक अम्ल जो कि टमाटर और पालक में पाया जाता है और कपड़ों से स्याही धब्बा हटाने में काम आता है। और इस एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी जो कि आंवला में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और बेंजोइक अम्ल इस खाद्य संरक्षण जो कि फूड प्रिजर्वेशन में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि H2SO4 रसायनों को राजा बैटरी में मतलब रसायनों का राजा जिसको बैटरी में उपयोग किया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा हो जाएगा। और इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक जिसको संघ जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा जो और महासचिव डॉक्टर AG नेहरन थे। और इसका कार्य भारत में ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीमों का चयन और प्रबंधन करना है। और जमशेदजी टाटा समूह के संस्थापक थे और दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यहाँ पे थे। RW एग्जाम बूस्टर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष 2025 जो कि PT उषा पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहला ओलंपिक जिसमें भारत ने भाग लिया था 1900 में लिया था और पेरिस का था और नॉर्मन पिचर्ड जो कि एंग्लो इंडियन थे। अब भारत का पहला आधिकारिक दल जो कि 1920 में एंटवर्प था। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जो कि अभिनव बिंद्रा और ये 2008 में बीजिंग शूटिंग में यहाँ पे इनको मतलब गोल्डन मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण जो कि 2020 में टोक्यो भाला फेंक में हुआ था। और हॉकी में भारत से 8 स्वर्ण पदक सर्वाधिक मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जो कि मुख्यालय लॉजेन में स्विट्जरलैंड में है। और ओलंपिक आदर्श वाक्य जो कि CTS LTS फोर्टियस इसका कम्यूटेटर जैसे यहाँ पे शब्द यूज किए जाते हैं जैसे तेज, CTS मतलब तेज उच्चतर, LTS मतलब उच्चतर, फोर्टियस मतलब बलवान और एक कम्यूटेटर मतलब एक साथ। ये 4 टाइप के होते हैं। और 2028 में ओलंपिक लॉस एंजलिस USA में होगा। अब यहाँ पे देखिए भूटान की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्चरी जो कि तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अब यहाँ पे भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसे 1971 में भारतीय खेल घोषित किया गया था। अब भूटान में तीरंदाजी केवल खेल नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। और आइस हॉकी कनाडा का शीतकालीन राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राष्ट्रीय खेल है। अब वॉलीबॉल जो कि नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और यहाँ पे एग्जाम बूस्टर देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसका मुद्रा है न्यूगुल ट्रम। उसके बाद लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जो कि भूटान का उपनाम है। उसके बाद यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश राष्ट्रीय खेल जो कि बांग्लादेश का कबड्डी है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है, यहाँ पे चीन का टेबल टेनिस है, श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, म्यांमार का चिनलोम, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, स्पेन का है बुल फाइटिंग, उसके बाद जापान का है सुमो कुश्ती, तुर्की का है ऑयल रेसलिंग। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। तो भारत के संकटग्रस्त जो कि एस्चुरियन मगरमच्छों का संरक्षण के लिए कौन सा यहाँ पे अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे
भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य सबसे यहाँ पे फेमस है, जो कि उड़ीसा में है। और उसका फुल सोल्यूशन यहाँ देखते हैं। तो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा खारे पानी के मगरमच्छों जो कि ईस्टुरियन क्रोकोडाइल्स के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे रामसर स्थल जो कि का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। और ओलिव रिडल कछुए भी घोंसले बनाने जो कि गहीर माथा बीच आते हैं। और ये आपका मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ था? तो ये 1975 में लागू हुआ था। घड़ियाल चंबल नदी जो कि मुख्य निवास है, घड़ियाल का मुख्य निवास चंबल नदी है। और ओलिव रिडेल कछुए जो कि गहीरमाथा और ऋषिकुल्या तट उड़ीसा पर पाए जाते हैं। उसके बाद काजीरंगा असम के एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पे प्रमुख है। और यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं इसमें। उसका बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। और 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम था इसका। और केबुल लेमजाओ मणिपुर में था है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहाँ पे है। और ये यहाँ पे सिंगाई हिरन पाए जाते हैं। और सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है। और रॉयल बंगाल टाइगर के और मैंग्रोव के लिए फेमस है। उसका बाद दाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर में हंगुल जो कि कश्मीरी हिरन यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संस्थान का स्थापना मृणालिनी साराभाई ने किया था? भारतनाट्यम और कथकली जो कि नृत्यांगना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ पे शुरू हुआ था। और इसका देखते हैं, और इसका अन्य फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मृणालिनी साराभाई 1949 में अहमदाबाद गुजरात में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से शुरू किए थे। और इसके स्थापना किया था। और वह भारतनाट्यम और कथकली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और उनके पति प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई थी। और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और नालंदा नृत्य कला जो विश्वविद्यालय की स्थापना कनक रेले जो कि मोहिनीअट्टम ने किया था। अब मोहिनीअट्टम से यहाँ पे बिलोंग करती थी, उसने उन्होंने किया था। और यहाँ पे और भी एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देख लेते हैं। मृणालिनी साराभाई को पद्म विभूषण 1992 और पद्मश्री 1965 में मिला था। भारतनाट्यम तमिलनाडु और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल और मुखौटा और विस्तृत श्रृंगार है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई की संस्थापक और इस संस्थापक भारतनाट्यम है। और केलुचरण महापात्रा जो कि ओडिसी नृत्य का पुनरुद्धारक सृजन स्कूल है। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कालका बिंदादिन घराना से संबंधित है। और सोनल मानसिंह जो कि भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। और श्रीमंत शंकरदेव सात्रिया नृत्य जो कि असम के संस्थापक थे। मतलब शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे और असम का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद यहाँ पे जो कि सात्रिया नाम से जाना जाता है, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित। और उदय शंकर जो कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक थे। और संगीत नाटक एकेडमी मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is used as an alternative to mercury in thermometers? तो इसका हो जाएगा गेलेस्टिन आंसर हो जाएगा राइट। और उसके बाद गैलिस्टन का उपयोग थर्मोमीटर में पारा जो कि मरकरी के सुरक्षित विकल्प के रूप में किया जाता है। यह गैलीलियम इंडियम और टीन का यहाँ पे मिश्र धातु है। और पारा जो कि विषाक्त टॉक्सिक होता है, जबकि गैलिस्टन गैर विषाक्त जो कि और पर्यावरण के अनुकूल होता है। यह कमरे के तापमान के तरल व्यवस्था में रहता है। और ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है, लेकिन थर्मोमीटर में उपयोग नहीं होता। और इसका आंसर यहाँ पे RW एग्जाम बूस्टर जो कि यहाँ पे पारा जो कि एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। और इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा विश्वास जो कि मिनामता रोग के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल थर्मोमीटर बहुत कम तापमान होता है यहाँ। और पायरोमीटर जो कि उच्च तापमान जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए किया जाता है। उसका
क्रायोजेनिक्स जो कि निम्न तापमान का अध्ययन के लिए पाया जाता है, और उसका बाद गैलियम जो कि हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातु होता है, और सबसे हल्की धातु जिसको लिथियम बोलते हैं, सबसे भारी धातु ऑस्मियम कहते हैं, भविष्य की धातु टाइटेनियम कहते हैं, और रणनीतिक धातु जिसको टाइटेनियम या फिर यूरेनियम भी कहते हैं। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम की सहमति दी? तो इसका 105 हो जाएगा। 105 संविधान संशोधन हुआ था। 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अपनी खुद की ओबीसी सूची सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को बनाने का अधिकार बहाल करता है। और 102वां संविधान संशोधन जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, और यहाँ पे कुछ प्रावधानों के स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे लिया गया था। आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देख लेते हैं। तो 101वां संशोधन जो कि जीएसटी से है, 102वां संशोधन जो कि एनसीबीसी से है, और यहाँ पे 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए है, 104वां संशोधन एससी एसटी के लिए है, 106वां संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए है। उसका अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए है। भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में मूल ढांचा के लिए था, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिद्धांत। 42वां संशोधन यहाँ पे 1976 जो कि लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44वां संशोधन जो कि यहाँ पे आपका 1978 में संपत्ति के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार को हटाकर विधिक बनाया गया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 1955 में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघुत्तर जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करने के लिए संभावना उल्लेख किया गया था, तो इसका कार्वे कमेटी हो जाएगा। कार्वे कमेटी ने किया था। कार्वे कमेटी जिसे ग्राम और लघु उद्योग समिति 1955 भी कहा जाता है, और ये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को उपयोग और सिफारिश किया था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। और केलकर समिति सुधार और पीपीपी मॉडल के लिए जानी जाती है। और सरकरिया समिति 1983 में केंद्र राज्य पर संबंध थी। और चक्रवर्ती समिति जो कि 1985 में मौद्रिक प्रणाली पर था। और आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर जो कि एमएसएमई परिभाषा निवेश और टर्नओवर का आधारित है। और सीडबी जो कि लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ स्थापना इसका 1990 में हुआ था। और खादी और ग्रामोद्योग उद्योग जो कि केबीआईसी स्थापना 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुआ था। और महालनोबिस मॉडल जो कि भारी उद्योगों पर जोर द्वारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे स्वामीनाथन समिति जो कि कृषि सुधार जिसको एमएसपी इक्वल C2 प्लस 50% यहाँ पे इनका कमेटी बैठा था। और सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि रंगराजन समिति जो कि गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 20, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? तो ये उरुग्वे हो जाएगा। और सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 2 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हार्ट पोलियो वैक्सीन है? तो इसका साल्क वैक्सीन हो जाएगा। साल्क वैक्सीन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं फुल सॉल्यूशन, जो कि साल्क वैक्सीन या आईवीपी जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये 1952 में जोनस साल्क द्वारा विकसित किया गया था। और यह इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। और इसमें निष्क्रिय मारे गए वायरस होते हैं। और बाद में 1961 में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की बोल के इसमें विकसित किया गया था, जिसमें कमजोर जीवित वायरस होते हैं। इम्सवेनेक्स चेचक जो कि मंकी पॉक्स के लिए, एचडीबीसी रेबीज के लिए, और उसके बाद टैब जो कि टाइफाइड के लिए यहाँ पे वैक्सीन दिया जाता है। और इसका अन्य यहाँ पे जो कि आरडब्ल्यू एग्जाम बूस्टर देखते हैं। तो पोलियो जो वायरस जो कि विषाणु जनित रोग होता है, प्रभावित अंग होता है इसमें तंत्रिका तंत्र जो कि नर्वस सिस्टम, लकवा हो सकता है। अब भारत पोलियो मुक्त घोषित 2014 में किया गया था, जो कि WHO द्वारा किया गया था। अब मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण अभियान जो कि 2014 में शुरू हुआ था।
और चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर दुनिया का पहला टीका खोज हुआ था। रेबीज का टीका इसमें खोज किया था लुई पेस्चर ने। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कवक से खोज किए थे। और बीसीजी जिसको बीसीजी टीका जो कि तपेदिक टीबी के लिए जो कि बिसेलिक कैलमेट कैलमेट म्यूरिन ग्यूरिन ने किया था। और डीपीटी जो कि डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस जो कि काली खांसी टेटनस के लिए यहाँ पे डीपीटी से यहाँ पे इंजेक्शन लिया जाता है। और एलिसा जो कि एलिसा टेस्ट एड्स एचआईवी जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।